अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अजीज बिलाली और आप देख रहे हैं शरफ एकेडमी। तो जैसा कि बच्चों के बहुत सारे इस्तिफसार आ रहे थे और बच्चे पूछ रहे थे कि हमें बताइए कि पेपर वन की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, किसकी कोचिंग लें और इसी तरीके से कुछ गाइडेंस हमें रहनुमाई कीजिए पेपर वन के मुतालिक। तो आज इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो में, बहुत छोटी वीडियो होगी, आप इसको आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी अहम बातें आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आप जानते हैं कि पेपर वन यूजीसी नेट एग्जाम में दो पेपर होते हैं। एक अपना सब्जेक्ट होता है जिसमें मदरसे के स्टूडेंट्स जो मोस्टली आपके अरबिक से होते हैं या उर्दू से होते हैं, इस्लामिक स्टडीज से होते हैं, तो उनका पेपर टू वो वाला होता है। लेकिन उसके साथ साथ तमाम के तमाम यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसमें पेपर वन भी होता है। पेपर वन ये तमाम के तमाम बच्चों के लिए जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से, और इसमें 10 टॉपिक होते हैं। और 10 टॉपिक की क्या क्लासिफिकेशन है या कौन कौन से 10 टॉपिक होते हैं, 10 यूनिट होते हैं, उसको मैं आपके सामने बयान करूंगा और उनमें से किस यूनिट की क्या खासियत है उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक यूनिट के नेचर को समझ सकें, उसको जान सकें और उसको इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकें। आप जानते हैं कि मदरसा स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर वन एक काफी गले की हड्डी बन जाता है, उनको बहुत परेशान कर देता है, वो अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। और कितने सारे बच्चे होते हैं पेपर वन उनका स्ट्रांग होने, पेपर टू उनका स्ट्रांग होने के बावजूद बड़े बड़े अच्छे नंबर लाते हैं अरबिक में और उर्दू में और इस्लामिक स्टडीज में, लेकिन पेपर वन में 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन यहां पर अटक कर रह जाते हैं। और जेआरएफ का सपना, एक अच्छे टैलेंटेड, अपने सब्जेक्ट में अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट होने के बावजूद जेआरएफ का सपना उनका अधूरा ही रह जाता है। तो पेपर वन के लिए आपको याद रखना है, आज के वक्त में चूंकि कट ऑफ काफी ऊंची जा चुकी है, लगातार कट ऑफ ऊंची चलती चली जा रही है, तो उसके लिए पेपर वन को आप चाहे मदरसा बैकग्राउंड से हैं या नॉन मदरसा बैकग्राउंड से हैं, आप कभी भी पेपर वन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेपर वन को इग्नोर किया, पेपर वन को नहीं पढ़ा, और ये क्यों होता है कि पेपर वन को कुछ बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। अभी एक बच्चे ने मुझसे मेरी बात हुई, उसने पिछली बार एग्जाम दिया था, तो उसने बताया, अभी एक बच्चे से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि उसने पिछली बार एग्जाम दिया था और पेपर वन के लिए पढ़ा ही नहीं था। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर वन को थोड़ा टाइम दिया, उसकी वजह पता है क्या, उसकी वजह यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, उनको समझ में नहीं आता, किताब पढ़ते हैं, किताब से समझ में नहीं आता, टीचर गलत चुन लेते हैं, वो टीचर उनको समझा नहीं पाता, या ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टीचरों के पास चले जाते हैं जो ऊपर ऊपर की बातें बता देते हैं। अरे आपको क्या मालूम कि किस सिलेबस में कितनी डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज, इतने ज्यादा पीवाईक्यूज हैं पेपर वन के लिए कि शायद आप उनको पढ़ ना सकें, उनका दिरासा ना कर सकें, तो जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता कौन कितना पढ़ा रहा है। आपने किसी टीचर को अच्छा लगा पढ़ने में और वो उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, ठीक है। तो मुश्किल होने की वजह से हमारा माइंड ऐसा वर्क करता है, जो चीज हमें डिफिकल्ट लगती है हम उससे भागते हैं, जो चीज हमें मुश्किल लगती है हम उससे भागते हैं। तो बहुत सारे मदरसे के बच्चे पेपर वन से भागते हुए नजर आते हैं और वो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये विनती करना चाहूंगा, और हमेशा से, शुरू से, जब से मैंने आज 4-5 साल हो इस फील्ड में, मुझे जब से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि पेपर वन को इग्नोर नहीं करना है, और ये आपके सामने बैठा है। मेरे पता है कितने नंबर आए थे, 82 मार्क्स आए थे मदरसे वाले के लिए। इवन ये नॉन मदरसा बैकग्राउंड, जो स्कूल बैकग्राउंड के हैं, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए भी ये नंबर लाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप पेपर वन को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर पेपर वन को इग्नोर किया तो आप जेआरएफ को भूल जाइए। अब देखते हैं पेपर वन के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर वन के लिए मदरसा स्टूडेंट्स के लिए हमारे टीचर थे इफ्लू में, हैदराबाद में, मुजफ्फर सर, वो बोला करते थे कि मदरसे के स्टूडेंट्स को कोचिंग जरूर लेना चाहिए। और ये मेरा भी मानना है कि आप अगर मदरसा स्टूडेंट हैं, और चूंकि सिलेबस अभी वास्ट भी होता जा रहा है, लगातार सिलेबस की डायमेंशन को बढ़ाया जा रहा है, हर टॉपिक में गहराई लाई जा रही है, तो इसकी वजह से आपको कोचिंग लेना जरूरी है। आप जरूर कोचिंग लें, और उसके लिए आप किसकी कोचिंग लें, आपके सामने कुछ नाम मैं रख देता हूं जो आप बेहतर है, किसकी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तलवीर सर, जिनका कॉमर्स नेट अचीवर्स करके उनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैराथन्स वगैरह हैं। पहले वो अनअकैडमी पर होते थे, लेकिन अनअकैडमी की कुछ शर्तों की वजह से अनअकैडमी को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपना शुरू किया। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप उनको जाकर पढ़ें। इसी तरीके से भरत सर, जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, आप भरत सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तलवीर सर का अंदाज पढ़ाने का काफी खूबसूरत है, समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शायद पंजाबी हैं, तो उर्दू वाले बच्चे उनको समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कश्मीरी अगर उनको समझ सकते हैं, तो हम नॉर्थ वाले और जो नीचे वाले हैं वो उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से भरत सर लखनऊ से हैं, तो वो भी काफी ल्यूसिड लैंग्वेज में, काफी स्मूथ लैंग्वेज में, काफी आसान लैंग्वेज में हमें पेपर वन को समझाते हैं। और इसी तरीके से जेआरएफ अड्डा पे काफी ज्यादा टीचर है, जहां पर अदिति मैम है, उनके कोर्स को लिया जा सकता है। इसी तरीके से पीडब्ल्यू का जो है, जहां पर गुलशन मैम पढ़ाती हैं, और उसके अलावा निशात सर या कुछ सर करके हैं, वो पढ़ाते हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोचिंग के लिए मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे हैं, इनको ज्वाइन करें। और इसी तरीके से कुछ लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जरा सा आपको पढ़ा देंगे और बहुत सारी डायमेंशन आपकी रह जाएंगी। आप समझेंगे कि ये इनका कोर्स हमने ले लिया और यहां से पढ़ेंगे, लेकिन वहां से आपसे आपकी चीजें हल होगी नहीं। तो वहां पे गया कि एक तरह से आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो, है ना, क्योंकि कम सिलेबस
सिलेबस पढ़ा के, कम चीजें पढ़ा के, और आप उसमें इसलिए ज्वाइन हो गए कि सब कुछ हमें यहां से मिल जाएगा और सब कुछ वहां से मिलता नहीं है, तो इसमें काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो कोर्स कोई भी ज्वाइन करना हो आपको काफी संभल के ज्वाइन करना है। इसी तरीके से कौन सी किताबें पढ़ना है, कोचिंग मस्ट है मदरसा वालों के लिए। किसी को भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि वो कोचिंग ना ले। मेरे टाइम पे शायद उतनी कोचिंग वगैरह नहीं चलती थी, उतना मिजाज कोचिंगों का नहीं होता था, क्योंकि कोरोना से पहले का टाइम है, कोरोना के बीच में बिल्कुल मैंने कोरोना के टाइम पे तैयारी की है। तो मैंने घर से कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन आप लोगों को कोचिंग जरूर लेना चाहिए। और किताबों की बात करें कौन कौन सी किताबें, तो थ्योरी में सबसे अहम किताब, हालांकि ट्रीमैन की किताब चलती थी, वो भी मैंने पढ़ी थी, वो मैंने खरीदी थी। अरिहंत की किताब चलती है, वो मैंने पढ़ी थी, वो भी खरीदी थी। अरिहंत की किताब में कंटेंट मतलब एक बात अच्छी लिखी है, समझाने का अंदाज अच्छा है, लेकिन कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है। ट्रूमैन में तो काफी मुश्किल हो जाता है समझने में, लेकिन केवीएस मदान एक सबसे बेहतरीन किताब है, जहां पर कंटेंट भी काफी मौजूद होता है, काफी अच्छा मौजूद होता है। ठीक है, तो केवीएस मदान की थ्योरी की किताब लेंगे। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की एक किताब आपको लेना है। पीवाईक्यूज की किताब के लिए मैं आपको दो चीजें रिकमेंड कर सकता हूं। बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं आपके पीवाईक्यूज के लिए, लेकिन पीवाईक्यूज के लिए आप जो है अरिहंत की किताब खरीदी जा सकती है। ठीक है, अरिहंत की किताब खरीद लें, या इसी तरीके से नवदीप कौर जो मैम है, उन्होंने अपनी पीवाईक्यूज की किताब निकाली है, शायद लेटेस्ट एडिशन उसका आ चुका है, आप उनकी किताब को खरीद लें। इसी तरीके से आप एमसीक्यूज को जरूर लगाएं, आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं बगैर एमसीक्यूज के, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, एमसीक्यूज लगाना आपके लिए जरूरी है, जिसके लिए आप एक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीजें होगी, कोचिंग की बात हो गई, कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करना है, कौन सी किताबें आपको खरीदना है। डेली टाइम टेबल जरूर पढ़ें। ये नहीं करना है कि आप 5 दिन अपना पेपर पढ़ेंगे और 5 दिन आप ये वाला करेंगे। कुछ लोग इस तरह का बनाते हैं, मैंने भी बनाया था कि 10 दिन में पेपर 2 पढ़ूंगा, अरबी पढ़ूंगा, और 10 दिन पेपर 1 पढ़ूंगा। ये गलती आपको नहीं करना है, बल्कि आपको रोजाना आपको पेपर 2 भी पढ़ना है और रोजाना आपको पेपर 1 भी पढ़ना है। आपको देखना है, क्योंकि देखो नंबरात दोनों में चाहिए, दोनों में 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, उनके लिए क्या रेशियो प्रपोर्शन लगाना है तैयारी के हिसाब से, वो आपको देखना है। लेकिन आपको तैयारी दोनों की करना है, दोनों ही तैयार होंगे, दोनों ही बेहतर होंगे, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। इसलिए आप 2 से 4 घंटा कितना आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, मैं तो कहता हूं 50-50 अगर कर सकते हैं, 50% टाइम आप अपना पेपर 2 को दीजिए और 50% टाइम जो है आप अपना पेपर 1 को दीजिए। अगर ये कर सकते हैं, उसके अलावा 60-40 का भी मैं बताता हूं फार्मूला, कि 60 आप पेपर 2 को दीजिए और 40 जो है पेपर 1 को दीजिए। लेकिन मदरसा स्टूडेंट वालों के लिए पेपर 1 ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अगर वो 50-50 भी टाइम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब मैं पढ़ाई करता था तो घर के किसी फर्द ने बोला कि आप इंग्लिश की तैयारी करते हो। उनको नहीं पता था ये पेपर 1 क्या है, और इंग्लिश की तैयारी करते हो, आप तो अरबी की तैयारी करते हो, तो क्या इंग्लिश का पढ़ते हो? मतलब इतना मैं पेपर 1 को पढ़ता था, ऐसा लगता था कि पेपर 1 को ही पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो पेपर 1 को आपको टाइम देना है, बहुत ज्यादा टाइम देना है। इसी तरीके से जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैथ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, मैथ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। याद रखो, मैथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ हमारे मदरसा स्टूडेंट के नहीं बल्कि दूसरे बच्चे भी वो मैथ के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए आप ऐसे टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं जो टीचर आपको फॉर्मूला से नहीं पढ़ाते, बल्कि वो कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें समझा कर आपको बहुत सारे टॉपिक, परसेंटेज, एवरेज, इसी तरीके से रेशियो प्रपोर्शन, इसी तरीके से टाइम एंड वर्क, वो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टीचर से जुड़ने की कोशिश करें। उनमें से एक खास टीचर तलवीर सर भी हैं। तलवीर सर को आप उनको देख सकते हैं, एक यूपीएससी के टीचर हैं, माधुकर कोटावे सर, उनकी वीडियोस आप इसमें मैथ से रिलेटेड देख सकते हैं। मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैथ को इग्नोर करेंगे तो आपका डीआई भी हल नहीं होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी हल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके 10 क्वेश्चन चले जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, मिसाल के तौर पे या अरबिक के सब्जेक्ट में भी या पेपर 1 के सब्जेक्ट में भी, या इसी तरीके से आपका जो भी आपका पेपर 2 है, आप उसमें अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज और इसी तरीके से वीक एरियाज का पता लगाएं। हो सकता है आपने कुछ पढ़ा नहीं हो, उसका सब नया है, मुझे क्या पता क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, लेकिन पढ़ने के बाद तो पता लगेगा ना। जब पढ़ने के बाद पता लग जाए तो उसके हिसाब से अपना टाइम देना शुरू कर दें, जो आसानी से स्ट्रॉन्ग और इसी तरीके से वीक एरियाज का पता लगाएं। जब आपको पता लग जाए कौन सा वीक एरिया है तो उसमें ज्यादा टाइम देना शुरू कर दें। अगर आपको पता लगे मैथ आपका वीक एरिया है तो उसको डेली भी टाइम देना शुरू करें, इसी तरीके से रोजाना और एक्स्ट्रा भी टाइम देना शुरू करें। तो यहां पर हमारे जो 10 यूनिट्स हैं, उनमें से मैं कुछ यूनिट्स की क्लैरिफिकेशन करता हूं कि कुछ कंसेप्चुअल यूनिट है जिनको समझना पड़ता है, कुछ रेक्टिफिकेशन वाले हैं। जैसे आपका रेक्टिफिकेशन वाले किनको कहता हूं, 9th यूनिट एनवायरमेंट का, हायर एजुकेशन का, इसी तरीके से आईसीटी, मैं इनको रेक्टिफिकेशन वाले बोलता हूं, इसमें याद करने के लिए ज्यादा है, तो इनको इस तरीके से देखें। फिर उसके बाद जिनमें समझना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये 3 यूनिट ऐसे हैं जहां पर समझना होता है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर इस पर फोकस दें, यानी चीजों को समझने पर फोकस करें। इसी तरीके से मैथ और डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है जिनको आपको समझना है, जिनको प्रैक्टिस करना है, जिनकी समझने के बाद प्रैक्टिस में लाना है। इसी तरीके से रीडिंग कंप्रेhension, अगर आपकी रीडिंग कंप्रेhension इंग्लिश कमजोर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो इंग्लिश की वजह से आती है।
हमारे मदरसे के बच्चों को उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, जिसकी वजह से उनको केवीएस मदान जैसी किताबें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए आप अपनी इंग्लिश पे भी काम कर सकते हैं ताकि ज्यादा लंबा टाइम ना लगे। चलो एक बार में ना निकले, 2 बार में तो निकल ही जाना चाहिए, और 3 बार से ज्यादा कभी जाना ही नहीं चाहिए। और जेआरएफ वगैरह अटेम्प्ट के लिए किसी को भी 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा अटेम्प्ट देना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने पेपर 1 के लिए आपके सामने स्ट्रेटेजी डिस्कस की है कि किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और इसको हवा नहीं बनाना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि चीजों को आसान करना है। आप कोचिंग जरूर लें, किताबें जरूर पढ़ें, इसी तरीके से अपने नोट्स जरूर बनाएं। जो लेक्चर्स आप लेंगे, जहां की भी कोचिंग आप लेंगे, उनके नोट्स जरूर बनाएं। बगैर नोट बनाए सिर्फ क्लासें लेने से कुछ नहीं होता है। बच्चों को लगता है हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनको कुछ समझ आ नहीं रहा होता है। तो उनके नोट्स बनाएं, और उन नोट्स में जब आपने टीचर से पढ़ा, उनके नोट्स बनाए, फिर किताबें पढ़ी, किताब से जो एक्स्ट्रा मिला आपने नोट्स में लिख दिया, वो आपके एक नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं बाद में अगर चाहें, और उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करें, अपने डेली शेड्यूल में आप रिवीजन को लेकर आए, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मदरसा स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, जो अरबिक से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामिक स्टडीज से, उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, या अदर सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हम सदफ अकेडमी पे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसी बार हम आपकी फ्री में एक इनिशिएटिव शुरू कर सकें, जहां पर मदरसा स्टूडेंट के लिए आपको उर्दू में पढ़ाने वाले असातिज़ा मिल सके, यानी उर्दू के एग्जाम्पल, इस्लामिक स्टडीज या इसी तरीके के जो आपके समझने वाली एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के साथ आपको पेपर 1 को समझा सके। हम ऐसे टीचर से राब्ता करेंगे, और खुद मैं इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पर फ्री में। तो आप सदर अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी अच्छे तरीके से मदद कर सकें। आपका यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।